दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में मैं जसीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में चर्चा में भाग लेने के लिए हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब, कई दिन से एक चर्चा है और बीजेपी बड़ा जश्न मना रही है और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक निर्वाचित कार्यकाल जो था उसका रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक बात है। और अब पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जो 4,397 दिन का जो एक रिकॉर्ड था वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तोड़ दिया। तो मलिक साहब, एक तो जब इस पर चर्चा हो रही थी तो कई जगह मेरे पास भी फ़ोन आए और कई लोगों की बात हो रही है, तो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि जी 1947 से नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और वो जो है टिल डेथ यानी 27 मई 1964 तक रहे, जो लगभग 17 साल का एक समय बनता है। ठीक बात है। तो लोगों के दिमाग में एक तो ये आ रहा है कि भाई ये 12 साल और कुछ दिन क्यों, ये क्या है। तो इस पर मलिक साहब, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यकाल है वो निर्वाचित जब कार्यकाल माना जाता है, जो कि पहला जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, जब बतौर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो जो समय था वो था 3 मई 1952 से लेके और 27 मई 1964 तक का। तो एक तो ये जो कन्फ्यूजन है समय का वो दूर हो जाना चाहिए। दूसरा मलिक साहब, जब देश आज़ाद हुआ तो संसाधनों की कमी थी, आधुनिकीकरण चाहिए था, लोकतंत्र को बहाल करना था। तो उस समय के आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या चैलेंज थे जो श्री नेहरू जी के सामने आए। देखो, नेहरू जी की अगर हम बात करें तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, अंतरिम जो सरकार बनी थी वो बनी थी सितंबर 1946 में। ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। अंग्रेजों ने जो है सत्ता हस्तांतरण कर दिया, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जी, पावर ट्रांसफर हुई है। कोई मतलब जूते मार कर नहीं भगाए। ये तो ये कन्फ्यूजन है लोगों को कि भाई देश आज़ाद करवा लिया। कोई ऐसे नहीं कि भाई उनको युद्ध लड़ा, उनके साथ लठ मारे भगा दिया, ऐसा नहीं है। सत्ता ट्रांसफर हुई है, एक बात तो समझने की है। दूसरी बात यह है कि अगले 47 से लेकर 52 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वो भी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे तब भी। 1952 में इलेक्शन हुआ है और 1952 में इलेक्शन हुआ तो एकमात्र पार्टी थी जिसकी भावनाएं, जनता की भावनाएं उस पार्टी से जुड़ी हुई थी। एक ये था कि भाई इस पार्टी ने देश को आज़ाद करवाया, तो इसलिए जनता की जो भावना उससे जुड़ी हुई थी। तो 1952 में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई, फिर 57 में जीत गई। तो ऐसे ही 2-3 इलेक्शन उन्होंने जीते और 1964 तक वो टिल डेथ प्रधानमंत्री बने रही। उसके बाद आती है चैलेंज की बात। चैलेंजेस तो देखो उस टाइम में हर देश के लिए थे, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के लिए थे, हर देश के लिए थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। चाइना तो हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, उनके पास तो और ज़्यादा दिक्कतें थी। तो चैलेंजेस सबके लिए थे। पूरी दुनिया के अंदर कहीं प्रगति नहीं थी, थोड़ा थोड़ा था हर जगह। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रगति हुई है। और अंग्रेजों के पास तो लगभग 56 देश थे, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान गुलाम था। मोटे मोटे अगर देखा जाए तो 56 देश थे। कुछ उसके बाद आज़ाद हुए हैं, कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद, कोई 6 साल बाद। छोटे छोटे टापू थे वो भी बाद में आज़ाद हुए हैं। तो संसाधनों की जो कमी थी वो पूरी दुनिया में थी। हमारे देश के पास ऐसा नहीं कि संसाधनों की कमी थी। उस टाइम जो थे वो भी खास पूरी दुनिया में ही कम था। हाँ, सुफिशिएंट था जो भी था। बहुत अच्छा सोना था हमारे पास। जब भी अंग्रेज लेके गए यहाँ से तो हमारे पास संसाधनों की कमी तो थी, लेकिन हमारा देश जो था कृषि प्रधान था, तो यहाँ इतनी समस्या नहीं थी, भूख वाली ज़्यादा समस्या नहीं थी, तो ये ठीक था। उसके बाद बात आती है कि नेहरू के कार्यकाल की जो आप कह रहे थे, वही काम उन्होंने
किए हैं। ऐसा नहीं कि नेहरू जी ने काम नहीं किए या उनको याद नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने उच्च शिक्षा पे काम किया है, उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर तकनीकी काम शिक्षा पे काम किया है, मेडिकल हेल्थ पे भी काम किया है। उस टाइम जो वो कर सके थे, जिनसे वो जितना वो हो सका था इतना उन्होंने किया। और इस बात को तो देखो, मोदी जी ने भी लाल किले से कहा कि भाई जो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है, उसमें चाहे नेहरू जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, चाहे दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हों। हाँ, नहीं खैर ये बात तो मलिक साहब बिल्कुल ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार कहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई कांग्रेस ने काम नहीं किया तो वो ज्यादती होगी जनता के साथ भी और देश के साथ भी। हाँ बिल्कुल ठीक अपने बात। अपने समय पे खैर काम हर किसी ने किया है। हाँ, बस थोड़ा विजन का फर्क होता, कोई ज्यादा कर लेता, कोई कम कर लेता, लेकिन किया सबने है। अगर नहीं करते तो भी यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि नेहरू जी ने काम नहीं किया, नेहरू जी ने भी काम किया है। लेकिन नेहरू को यह माना जाता था, भाई नेहरू की जब डेथ हुई तो जब छोटा था तो जैसे कई बार चर्चे चलाया करते, तो गांव में कहा करते भाई नेहरू मर गया तो ये हो गया था देश में, भाई फिर गुलाम होगा। देश नहीं चल पाएगा। हाँ, देश नहीं चल पाएगा। अगर देश फिर गुलाम होगा तो देश तो चल नहीं सकता। देश को तो नेहरू चला सकता था, एक भावना सी ऐसी लोगों में थी। लेकिन जब शास्त्री जी आए, शास्त्री जी का कार्यकाल रहा लगभग 18 महीने का, और शास्त्री जी ने तो ऐसा गजब का काम किया कि भुला दिया सबको। मतलब नेहरू को भूल गए, 18 साल का शासन भूल गए उसका। शास्त्री जी मलिक साहब आज भी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है भारत के। हाँ, भारत बच्चा बच्चा प्यार करता है उनसे आज भी। इतना ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, मतलब ना भूतो ना भविष्य, ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता दोबारा। गजब के पर्सनैलिटी थी। पर वो एक दुर्भाग्य था हमारे देश का, वो थोड़ा टाइम दे पाए इस देश को। और आज भी उस पर किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। उनकी जो मृत्यु है वो एक रहस्य ही बनी हुई है। उस पर जो है ना सामने नहीं आया। मलिक साहब, नेहरू जी के शासनकाल में एम्स बना, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, IIT खड़गपुर बनी, मुंबई बनी, चेन्नई बनी। तो मतलब IRD मतलब जो है IIT जैसे संस्थान भी भारत में गठित हुए, और सीमित संसाधनों में DRDO बना, इसरो बना। ये बहुत सारी उपलब्धियां नेहरू जी के समय में भारत की रही है। कांग्रेस कार्यकाल में ये चीज़ें रही हैं, उसके बाद भी बनी हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी वो उनको बनवाया है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस कार्यकाल में काम नहीं हुआ, काम कांग्रेस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन विवाद बढ़े रहे हैं। जैसे अच्छा मलिक साहब, नेहरू जी का विवादों से कई चीज़ों पर बड़ी तीखी आलोचना होती है आज भी। जैसे एक तो कश्मीर का जो मसला है, हाँ, जिसमें UN में कश्मीर विषय को ले जाना, इसमें बड़ी तीखी आलोचना होती है आज भी। नेहरू जी का ये पूरा विषय क्या था? देखो, जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो जो कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने ये कहा भाई मैं तो तटस्थ रहूँगा, मतलब ना मैं पाकिस्तान में जाऊँगा ना मैं भारत में आना चाह रहा हूँ, भारत में आऊँगा, मैं तो अपना अलग से एक देश रखूँगा, अपना अलग से राष्ट्र बना के रखूँगा। तो वो लंबे समय तक वो चीज़ें चलती रही। गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्होंने जो दूसरी रियासतें थी, लगभग 562 रियासतों का चर्चा होती है कई बार, अब इतनी रियासतें थी, और उसमें भी कुछ रियासतें तो ऐसी थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर थी। तो पटेल जी ने अपने कुशलता से अखंड भारत का निर्माण किया, जो आज निर्माण किया। एक रियासत जो रह गई वो थी जम्मू और कश्मीर वाली, तो उसके ऊपर ये समस्या खड़ी रही। उसको उन्होंने कहा नेहरू जी ने, भाई इसका विवाद मैं सुलझा दूंगा। अच्छा, उसके पीछे एक लॉजिक ये था कि वहाँ शेख अब्दुल्ला थे, बड़े पॉपुलर व्यक्ति थे उस टाइम में, और शेख अब्दुल्ला की और नेहरू की परिवार की जो थी बड़ी नज़दीकियाँ थी। तो शेख अब्दुल्ला ये कह रहे थे भाई हम बेशक मुस्लिम वो हैं, हम रहेंगे हिंदुस्तान में, मतलब वो आम जनता को समझा रहे थे। वहाँ समस्या ये थी कि वहाँ जो जनता जो थी वो थी मुस्लिम थी, और जो राजा था वो था हिंदू था। और शेख अब्दुल्ला जो था वो एक मुस्लिम लीडर था पूरे जम्मू कश्मीर का, और वो सपोर्ट कर रहे थे हिंदुस्तान को, ठीक है। तो लेकिन आम जनता जो था वो
ज़्यादा वो थे नहीं, वो जाना चाह रही थी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने इसकी एक तरीका निकाला, उन्होंने वहाँ जो कबायली थे उनको घुसा दिया लड़ाई के लिए। एंट्री दे दी, घुसा दिया, हथियार दे दिए। मतलब कबालियों के बेस में सेना घुसाई थी वास्तव में तो। और राजा हरि सिंह थे वहाँ पे। तो जब उनको पता चला तो उनको लगा भाई मेरे पास तो बहुत बड़ी सेना है, तो मैं तो हार ही नहीं सकता। पर हुआ ये कि जो सेना थी जम्मू कश्मीर की वो पाकिस्तान के साथ मिल गई, मतलब वो उन्होंने एक तरह का जो है ना उनसे विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। और वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिल हाथ के जाके मिला लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे धीरे धीरे काफ़ी हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। और जब बात दिल्ली तक आई तो वहाँ एक तो रूट की बड़ी समस्या थी, सीधा कोई ऐसा रूट नहीं था कि, तो बड़ी मुश्किल से पहले उनके लिए मनाया भाई तो पहले विलय कर हिंदुस्तान में। तो जब विलय के लिए तैयार हुए तो इतना कुछ टाइम और निकल गया, तो काफ़ी हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उसके बाद जब चढ़ाई करी, सेना गई भारत की, हिंदुस्तान की सेना गई, उनके साथ लड़ाई हुई, तो नेहरू जी चले गए यूएनओ में। और वहाँ ये कह दिया कि भाई रेफरेंडम होगा, अगर जनता ये कहेगी पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान चली जाएगी, अगर हिंदुस्तान गए तो हिंदुस्तान में रह जाएगी। तो ये मामला यूएनओ में चला गया और जो जहाँ था यथास्थिति थी वो वहीं पे जाके बैठ गया। तो पाकिस्तान ने जितना कब्जा कर रखा था वो वहीं पे जाके, आज भी वो पीओके बोलते हैं उसको, ऑक्युपाइड कश्मीर जो उसको बोलते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसको बोलते हैं, वो पीओके वो उसको बोलते हैं। तो बहुत सारा हिस्सा जो हमारा है वो पाकिस्तान ने उसको दबा लिया। साथ में मलिक साहब ये भी एक रीज़न रहा कि जो भारत के पास था उसमें भी धारा 370 और 35A जैसे आर्टिकल डाल दिए गए, ये भी एक जो है विवाद का कारण रहा। ये शेख अब्दुल्ला की वजह से सारा काम हुआ है। हालांकि शेख अब्दुल्ला को बाद में उनको जेल में डाल दिया उन्होंने, नेहरू ने, बाद में उनके रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो ये शेख अब्दुल्ला के लिए वास्तव में किया गया था। शेख अब्दुल्ला की डिमांड थी भाई हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए इस राज्य को। तो 370 धारा यानी कि अलग संविधान, वो एक किस्म से अलग देश था। उसमें था भाई सिक्योरिटी तो करोगे, था मैं एक अलग देश, लेकिन हम अपने अनुसार चला, अपने अनुसार चलेंगे। उनका संविधान अलग था, उनका झंडा अलग था, और वहाँ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के उनके ऊपर कोई रूल नहीं होते थे, डी सीबीआई का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। मतलब वहाँ का संविधान भी अलग था, झंडा भी अलग था, हाँ, और कानून भी अलग ही चलता हाँ, और विधानसभा का वहाँ जो समय था वो 6 साल का था, और जगह 5 साल का था, वहाँ 6 साल का था। तो धारा 370 ने वो उनको सुविधा दे रखी थी 35A ने। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उसको कोई छेड़ नहीं रहा था, जो ये उसको दे रखी जानबूझ के। उस टाइम समय की मांग थी या कोई और कारण था, वो तो अब जो लोग देंगे वो लेकिन बताएंगे। मलिक साहब नेहरू जी के साथ एक विवाद और भी जुड़ा रहा, चीनी हिंदी भाई और 1962 का युद्ध। और एक जो मैं आर्टिकल कहीं देख रहा था उसमें ये था कि भाई आधुनिक हथियार भारत के पास थे और खुफिया तंत्र की रिपोर्ट थी, उसके बावजूद भी नेहरू जी ने एक्शन नहीं लिया। और उसका इस परिणाम ये हुआ कि भाई अक्साई चीन के रूप में भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो चाइना के पास चला गया। एक नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, तो नेहरू को ऐसा लगता था भाई हमारा तो दुश्मन है ही नहीं। उनके दिमाग में ये था भाई हम तो बिल्कुल एक शांत प्रिय देश है, जो हमारा दुश्मन था वो हमें चला गया छोड़ के यहाँ से, मतलब अब हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। मैंने तो यहाँ तक सुना था वो कहते थे भाई सेना की जरूरत क्या है, पुलिस से काम चला लेंगे, भाई हमारे किसी दुश्मनी है नहीं किसी देश से, हमने करना क्या है। तो वो उनको भ्रम था कि भाई चाइना हमें कुछ नहीं कहेगा, पर ये भ्रम उनका जल्दी टूट गया। 1962 में जब चाइना ने आक्रमण कर दिया और एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का उन्होंने दबा लिया, तो उसका बड़ा विरोध हुआ, लोकसभा में काफ़ी सुनना पड़ा, हिंदुस्तान में विरोध हुआ। और ऐसा कहते हैं भाई उसका मानसिक प्रभाव पड़ा नेहरू जी के ऊपर, दिमाग पे, वो जो घटना हुई। तो ये कहानी मानते हैं भाई उसके बाद वो उनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया, और जो हार्ट अटैक आया वो मतलब एक स्ट्रेस मान लिया। हाँ, स्ट्रेस मान लिया, कारण ये भी था जी। मलिक साहब एक और समस्या रही है हमारे यहाँ, भ्रष्टाचार जो है ना वो देश आज़ादी के कुछ टाइम बाद ही शुरू हो गया। 1948 में जीप घोटाला, हाँ, फिर 1957 में जो है मुद्रा कांड, इनका भी जो है लाछन नेहरू जी के ऊपर गया। हाँ, उस टाइम जो सत्ता थी वो, पर देखो जो भी जिम्मेदार होता है
बड़े पद पर होता है वो उसी की जिम्मेदारी होती है, चाहे घोटाला करता हो कोई। ठीक है। तो उस टाइम जो जीप घोटाला हुआ या जो मुद्रा घोटाला हुआ तो वो तो देखो जिम्मेदारी तो उनकी थी, प्रधानमंत्री वो थे, तो उनके ऊपर ये लांछन लग गया है। और भी विवाद थे, माउंट बेटन का बड़ा चर्चित विवाद उनके साथ रहा है, तो और भी कई सारे विवादों में वो रहे हैं। और नेहरू के नहीं, उसके बाद चाहे राजीव गांधी के ऊपर इंफोफोर्स कांड का घोटाला का जो आरोप लगा और उसकी वजह से ये हुआ कि पार्टी टूट गई थी उनकी, नेता चले गए छोड़ के। तो देखो जो जिम्मेदार पद पे होता है, हाँ, उसको जिम्मेदारी लेनी होती है। और जिम्मेदार इसलिए वो है कि उसको ये मानना पड़ेगा भाई मेरे मतलब कार्यकाल में ये चीज़ हुई है। ये आज हमने विश्लेषण किया प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल का। अब हम आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पे। तो मलिक साहब, ये नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में बनाए गए और फिर 2007 में 2007 में और 2012 में ये इलेक्टेड मुख्यमंत्री होता है। 3 बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और फिर ये जो है 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने, बतौर प्रधानमंत्री इन्होंने जो है शपथ ली भारत की। देखो मोदी जी ने जब गुजरात संभाला तो गुजरात में बड़ी अवस्था थी। एक भूकंप आया था कच्छ में, जब सुना हो कभी, भुज में, तो बड़ा भयंकर भूकंप था। उस टाइम वहाँ पे सत्ता थी, बीजेपी की सत्ता थी, तो उन्होंने बड़ा विरोध हुआ वहाँ पे, गुजरात की जनता में बड़ा आक्रोश था भूकंप की वजह से। तो भेजा दिल्ली से नरेंद्र भाई मोदी को भेजा वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे जाके बड़ा ग्राउंड पे काम किया, मतलब दिन रात मेहनत की है। और उसका रिजल्ट ये होया कि जब 2002 में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी रिपीट कर दी। और 2002 में रिपीट नहीं करी, 2007 में रिपीट करी और 2012 में रिपीट करी। और वहाँ एक दंगा हुआ था 2002 में, गोधरा कांड हुआ था। तो उसके बाद, उससे पहले बहुत दंगे होते थे वहाँ पे, धार्मिक दंगे बहुत होते थे, लेकिन उसके बाद कोई दंगा वहाँ नहीं हुआ। ये माना जाता है मलिक साहब कि 200 दिन 365 में से कर्फ्यू लगा रहता था, एक दौर ऐसा था। हाँ, वहाँ गुजरात में ऐसा ही था, हर रोज़ कर्फ्यू लगता। जैसे पहले यहाँ यूपी लगा रहा करता, तो या वहाँ जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू रहा करता, ऐसा ही वहाँ था। तो मोदी जी जब वहाँ आए 2-3 बार चुन के आए, तो कर्फ्यू का सिस्टम वहाँ बिल्कुल था ही नहीं, दंगे वहाँ होते ही नहीं थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ जो बड़े बड़े वहाँ गैंगस्टर थे वो उनके एनकाउंटर कर दिवा दिए, वो सब दाएं बाएं छोड़ के चले गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे काम किया विकास के ऊपर, वाइब्रेंट गुजरात इनका एक, हाँ, विकास पे काम किया। और वहाँ पे बहुत सारे कंपनी आई विदेशों से भी, इवन हिंदुस्तान की जो कंपनी जो दूसरे राज्यों से परेशान थी, जहाँ वो तंग कर रखे थे दूसरे राज्यों के जो मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ पे सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे, और लाल फीताशाही से शिकार जो अफसरशाही को, फीताशाही को, जो भी को, तो मोदी जी ने उनको खुला बंद कर दिया, भाई हम आपको यहाँ सुविधा देंगे, खुला आपको बिल्कुल मंच देंगे, आप आओ यहाँ इन्वेस्ट करो। सिंगल विंडो प्रणाली जो थी वो पहली बार गुजरात से शुरू की। और जबरदस्त वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। और एक देश के सामने एक मॉडल पेश किया, गुजरात मॉडल जिसको बोलते हैं। और गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में गूंजी, और उसी के साथ नाम गूंजा प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम गूंजा। और जब यहाँ सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की, तो यहाँ बड़ा क्रूशियल टाइम रहा, बड़े घोटाले रहे, एक अलायंस की सरकार थी, तो यहाँ लोग त्रस्त हो गए। तो ये था भाई कोई एक अलग कोई आदमी चाहिए था, कोई जो ईमानदार आदमी हो। तो एक सही मौका था बीजेपी के लिए उस टाइम पे। तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रमोट किया इसके लिए, एक गुजरात मॉडल सामने रखा देश को, आम जनता के सामने, भाई गुजरात मॉडल है, ये मोदी साहब ने दिया है। अगर मोदी साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ पे भी तो हिंदुस्तान में भी यही मॉडल देंगे। तो आम जनता ने उस पर भरोसा किया, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बड़े बिल्कुल मलिक साहब लगभग 30-35 सालों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में बनी, देश में बनी। बिल्कुल 2014 के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
और 2000 फिर 19 में बनी और 24 में और फिर 24 में बनी। बिल्कुल। मलिक साहब, इसमें मोदी जी ने आकर के बहुत सारे काम किए, जैसे कर प्रणाली, एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी लेके हाँ, आए। जीएसटी लेके आए। उसके बाद डिजिटलाइजेशन किया भारत के अंदर। बिल्कुल। मेट्रो ट्रेन का, एक्सप्रेस वे का, वंदे भारत ट्रेन का, एक ट्रेनों का आधुनिकीकरण किया हाँ। गया। बहुत सारे जो है एयरपोर्टों का विस्तार किया गया, बहुत सारे हवाई अड्डे बनाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी एक बड़ी बड़ी योजनाओं को भारत में लॉन्च किया गया, जो आज पूरे दुनिया में मिसाल हैं। दूसरे देश भी उदाहरण देते हाँ। हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ाया गया। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। एक सुरक्षा के लिहाज से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भी एक इसका कारण है। नक्सलवाद भी है। नक्सलवाद को जीरो कर दिया। हाँ, तो देखो नरेंद्र मोदी में और नेहरू में फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आए हैं कि आम परिवार से, एक साधारण परिवार से आए हैं। नेहरू जी एक खानदानी परिवार था, एक साहूकार परिवार से थे। तो मोदी जी ने काम किया है, बिल्कुल पोस्टर लगाए हैं दीवारों के ऊपर, मतलब गुजरात के नीचे अंदर। से उठे हैं बिल्कुल। हाँ, जो ना बिल्कुल। सामान्य जनमानस हाँ। किस दौर से गुजरता है वो सारा इन्होंने देखा है। हाँ। व्यक्तिगत और उसका उन्होंने पूरा मतलब हिंदुस्तान देखा कि भाई आम आदमी की स्थिति क्या है, मतलब क्या स्थिति होती है, तो उनको इस चीज़ की समझ थी। तो उन्होंने हर उस पे काम किया है। पॉइंट पे कह लो, जनधन योजना आपने बनाई, मतलब खाते खुलवाए, जीरो उसके बैलेंस के खाते खुलवाए हैं। भाई कोई पैसा लगेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट दो, खाता। और ये भी एक कीर्तिमान बन गया, करोड़ों अकाउंट्स खुले जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अथाह पैसा बैंकों के पास आया है। छोटे छोटे जो, चाहे किसी ने 2000 जमा करवाए, किसी ने 4000 जमा करवाए, तो कई हजार करोड़ रुपया बैंकों के पास जमा हुआ है। ऐसे डिजिटलाइजेशन का है, मतलब सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर यूपीआई जो ट्रांजेक्शन होती है हमारी हिंदुस्तान की, सबसे ज़्यादा आज के दिन होती है। 2014 से पहले मलिक साहब कल्पना नहीं कर सकते थे 1 GB का डाटा 200 रुपये में मिलता था 28 दिन के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और आज पोजीशन ये है कि एक गांव के अंदर दूर दराज शहर से कोई रेहड़ के रोड के किनारे अपनी सब्जी तोड़ के घिया, तोरी, टिंडा कुछ लेके बैठा हुआ है, तो वो भी जो है यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। बिल्कुल। कई बार जो दूसरे देश से जो यहाँ विजिट करने आते हैं, नेता आते हैं, जैसे लीडर आते हैं सत्ता के, दूसरे देशों के जो लीडर आते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ एक रेहड़ी वाला, एक चाय की दुकान वाला, एक खोमचे वाला, एक सब्जी वाला, मतलब उनके पास भी डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है। कहते वो इतना, मतलब एक जिस देश को ऐसा मानते थे भाई तो बहुत पुअर देश है, मतलब वहाँ इतनी सुविधा है। वो तो हैरान हो गए लोग, वहाँ जाके बताइए भाई हिंदुस्तान में तो चाय के जो पैसे हैं वो भी मतलब फोन से होते हैं। फोन से होते हैं। आजकल ऑटो रिक्शा का, ई रिक्शा का किराया लोग पेटीएम से दे रहे हैं। हाँ, मतलब हर मतलब पेमेंट जो है यूपीआई से हो रही है। उसका बेनिफिट भी है। देखो, एक आदमी पैसे का छीनने का सिस्टम नहीं है। अच्छा, उसके बाद आरटीजीएस होते हैं, जितने मर्जी आप जाके। ये है, कई चीजें ऐसी होगी कि एक सबूत के तौर पे होगी, लोग आपस में लेन देन भी सबूत के तौर पे भी ये एक खड़ा हो गया, स्टैंड कर गया। मलिक साहब, जब भी मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उस समय कुछ राजनीतिक मुद्दे थे जो जिन पे हमने चर्चा की। धारा 370 एक बहुत बड़ा इशू था। बिल्कुल। 35 से, और नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर 2014 तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, जो वो किसी भी दल का रहा और कितना भी लंबा रहा, इसको छेड़ने का हिम्मत ही नहीं कर पाया। नहीं, डरा रखा था उनको। अभी देखो कितने बयान आए थे उस टाइम पे। किसी ने कहा था अगर धारा 370 को हटाया गया तो मतलब कोई तिरंगा को लगाने वाला गंदा नहीं मिलेगा, मतलब खून की नदियां बह जाएंगी, मतलब इस तरह के बयान आते थे। पर मतलब हैरान हो गए लोग देश के, ये भाई इतनी सफाई से मतलब इसको हटा दिया, जो इतना बड़ा मुद्दा दिखता था, जो लगता था भाई ये तो हट ही नहीं सकती। मतलब सारे दल कहते थे भाई 370 तो हट ही नहीं सकती, संभव नहीं है, कोई हटा ही सकता है इसको तो। और इतनी सफाई से हटाया, अगर लोग कहते यार तो कुछ काम भी नहीं था, इतने दिन से रह कैसे रहा था। हैरान हो गए लोग, एक झटके में हटा दिया। सीएए अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी मलिक साहब। सीएए था, राम मंदिर का मुद्दा था, कितना बड़ा मुद्दा था। और राम मंदिर का मुद्दा जो है 500 साल से न्यायालय में उलझा हुआ था, और कितना बड़ा मुद्दा था। और बिल्कुल
इतनी सफाई से गया, पता भी नहीं चला, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, भाई ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तो वर्ग थे उसमें, हिंदू भी था मुसलमान थे, उन्होंने कहता भाई ठीक है, कोर्ट ने जो फैसला दिया मुस्लिम हमारे लिए मान्य है वो। तो क्या मलिक साहब आज हम ये नहीं मान सकते कि आज हमारा जो भारत है वो एक गति पकड़ चुका है विकसित भारत की तरफ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो सामान्य जनमानस में आज अंदर तक है, और लोगों की जो एक इनके प्रति जो जुड़ाव है और लगाव है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मोदी जी जो हैं वो एक आम परिवार के निकले हुए व्यक्ति हैं, तो एक आम आदमी का भी उनसे जुड़ाव है। गरीब से गरीब परिवार है, गरीब से गरीब जो रेहड़ी वाला है या कोई दुकानदार है, उनका भी जुड़ाव उनसे है। उनको एक ये भी एक मैसेज गया है देश को भी, एक चाय वाला भी मतलब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी बात यह कि मोदी जी ने बड़े काम किए हैं, सोशल काम किए हैं, रोड का कनेक्टिविटी का ज़बरदस्त काम किया इन्होंने, हाईवे, एक्सप्रेस वे, और बीजेपी का उसमें एक जाता है, दूसरी अटल बिहारी को जाता है, ये कि गांव से गांव को जोड़ना, ये भी बीजेपी की देन है। हर गांव से गांव को पक्के रास्ते से जोड़ना, तो ये भी बीजेपी लेके आई थी। तो और दूसरे जैसे मेट्रो की बात करें, मेट्रो ट्रेन चलाई है, वंदे भारत चलाई है, मतलब सेमी, मतलब हर क्षेत्र को टच कराया है। हाँ, अब एक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, सेमी बुलेट ट्रेन के भी वो चल रहा है, वो अभी कुछ हिस्सा उसका तैयार हो गया, वो भी है। एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बना दिए, मतलब जितने एयरपोर्ट पिछले 70 साल में बने उससे ज़्यादा बन गए। एम्स बना दिए बहुत सारे, IIT बना दी बहुत सारी। हरियाणा की बात करें तो हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज मतलब काफ़ी सारे खोल दिए और काफ़ी सारे खुलने वाले हैं। तो हर फील्ड में काम किया है, हेल्थ में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, दूसरे भी जितने भी फील्ड हैं, मतलब डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो आज बहुत सारी कंपनी, प्राइवेट कंपनियां, हमारा जो देश था देखो काफ़ी सारा जो डिफेंस के जो वो थे हथियार थे, सारे इम्पोर्ट होते हैं, लगभग बाहर से खरीदते, सारे इम्पोर्ट होते हैं। और इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया गया। मतलब एक काठ की बंदूक थी बनाया करते, यूपी में कभी अंग्रेज लगा के थे, वो प्लांट वही चल जाता अब तक। तो अब प्राइवेट प्लेयर आए हैं इसमें, उन्होंने अलायंस किया दूसरे देशों के साथ है, उसमें महिंद्रा भी है, उसमें टाटा भी है, उसमें अडानी ग्रुप भी है, रिलायंस ग्रुप भी है, और भी कई सारे ग्रुप हैं। अभी आज मैंने पेपर में खबर पढ़ी थी, उन्होंने एक परिवहन जहाज बनाया है, टाटा ने मिल के शायद बनाया किसी के साथ है, और वो जहाज मतलब दूसरे देशों को भी बेचेंगे। और पीछे मैं खबर पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का 24,000 करोड़ पता नहीं कितने का मतलब इस साल इंपोर्ट किया है। मतलब डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो अगले 4-5 साल के अंदर भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा डिफेंस में। उसमें जहाज भी होंगे, उसमें मिसाइल भी होंगे, उसमें जो डिफेंस सिस्टम है, आकाश है, और दूसरे नाग हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग हैं, ब्रह्मास्त्र, पता नहीं कितने नाम रख रखे हैं, बहुत सारी मिसाइलें अलग अलग टाइप की वार हेड ले जाती हैं जो। और अभी तो एक और खबर आई लेटेस्ट है, ये जो परमाणु वार हेड लगाए हैं वहाँ पे 12-13 कुछ, हाँ, वो डिप्लॉय कर दिए। तो काफ़ी डिफेंस में थोड़ा पिछड़ा हुआ था, तो अब डिफेंस पे भी काम कर रहा है जबरदस्त मोदी जी। चलिए मलिक साहब, आज हमने एक सामान्य विश्लेषण जिसको कहते हैं वो किया, श्री नेहरू जी के कार्यकाल का चर्चा किया और श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की चर्चा की। तो हम जो है दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही जन भागीदारी के साथ देश को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।